हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑर्डर 1 रूल 3 की, जो डील करता है ज्वाइंडर ऑफ डिफेंडेंट। अगर आपने ज्वाइंडर ऑफ प्लेंटिव्स यानी रूल 1 का वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले उसे देख लें, जिससे आपको ये बेहद ही आसान लगेगा और बड़ी जल्दी समझ में आ जाएगा। इसको समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। उसमें सपोज एक कार और एक बस में एक टक्कर हुई, एक एक्सीडेंट हुआ। अब बस जो है वो मिस्टर बी से बिलोंग करती है और कार जो है वो मिस्टर सी से बिलोंग करती है। अब उस टक्कर के परिणाम स्वरूप वहाँ से एक मिस्टर ए गुजर रहा था, उसको इंजर्ड हुआ, उसको चोट लगी, उसे क्षति हुई। अब ए एक सूट लाता है, लेकिन उसे पता नहीं है कि वो मिस्टर बी को प्लेंट में शामिल करे या मिस्टर सी को प्लेंट में शामिल करे, है ना। तो वो क्या करेगा, मिस्टर बी और मिस्टर सी दोनों को एज अ डिफेंडेंट प्लेंट में शामिल कर लेगा, ठीक है ना। अगर वो मिस्टर बी के खिलाफ सेपरेट सूट लाए, मिस्टर सी के खिलाफ सेपरेट सूट लाए, तो कॉमन क्वेश्चन तो वही होंगे कि एक्सीडेंट के परिणाम स्वरूप उसे इंजर्ड हुआ, मतलब मिस्टर ए इंजर्ड हुआ और उसे वो डैमेज चाहिए, जो भी उसे इंजर्ड के परिणाम स्वरूप उसे जो भी क्षति हुई है तो वो उसे चाहिए, है ना। अगर सेपरेट सूट लाएगा तो क्या होगा, कॉमन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ सेम होंगे। और यही चीज ऑर्डर 1 रूल 1 ऑर्डर 1 रूल 3 दोनों क्या कर रहे हैं, रोकना चाहते हैं। क्या रोकना चाहते हैं, मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सूट, वादों की अधिकता को रोकना चाहते हैं। तो क्यों ना हम सेपरेट सूट लाने के बजाय बी और सी को एक ही सूट में एज अ डिफेंडेंट शामिल कर लें, है ना। तो मिस्टर ए क्या करेगा, मिस्टर बी और मिस्टर सी को अपने प्लेंट में एज अ डिफेंडेंट शामिल करके क्या करेगा, वाद पत्र दाखिल करेगा, ठीक है। क्योंकि हमने सेक्शन 26 में पढ़ा है क्या, कि कोई भी वाद पत्र कैसे दाखिल होता है, सॉरी कोई भी वाद कैसे दाखिल होता है, तो वाद पत्र उपस्थित करके, है ना। एनी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट, ठीक है। तो कोई प्लेंट शामिल करके ही, प्लेंट प्रेजेंट करके ही कोई सूट इंस्टीट्यूट होगा, सेक्शन 26 में ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। अब आ जाइए वापस, तो कहते हैं अब हम लोग इसको वेयर की लैंग्वेज में पढ़ते हैं। कहता है ऑर्डर 1 रूल 3 कहता है ऑल पर्सन्स में बी ज्वाइंट इन वन सूट एज डिफेंडेंट वेयर, जहां एनी राइट टू रिलीफ इन रिस्पेक्ट ऑफ और अराइजिंग आउट ऑफ the same act or transaction or series of act or transactions is alleged to exist against such persons, whether jointly, severally or in the alternative. एंड अब यहाँ पर भी वही कंडीशन लागू होगी जो हमने ऑर्डर 1 रूल 1 में बोली थी। क्या कहा था, मैंने कहा था अगर एंड लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है, दोनों चीजें होनी चाहिए, ठीक है। ए और बी दोनों चीजें होनी चाहिए, यहाँ पर आइदर नहीं चलेगा, आइदर ए और बी नहीं होगा, ए एंड बी दोनों चीजें होनी चाहिए, ठीक है। अब बी क्या कहता है, तो कहता है इफ सेपरेट सूट वर ब्रॉट अगेंस्ट सच पर्सन, अगर ऐसे पर्सन के खिलाफ सेपरेट सूट लाया जाए, यानी अगर ए बी और सी के खिलाफ सेपरेट सूट ला रहा था तो क्या होगा, एनी कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ, तो कोई कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट वुड अराइज, है ना। तो कोई कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट वुड अराइज, तो कोई कॉमन क्वेश्चन उठना चाहिए था, ठीक है। तो भाई कॉमन क्वेश्चन तो उठेगा ही, अगर ए बी और सी के खिलाफ सेपरेट सूट लाएगा तो क्या बोलेगा, यही तो बोलेगा कि इन दोनों की कॉल्यूशन के परिणाम स्वरूप मुझे इंजर्ड हुआ है, मुझे क्षति हुई है, मैं उस क्षति के लिए डैमेजेस रिकवर करना चाहता हूँ। भाई यही तो बोलेगा, बी के खिलाफ जो सूट लाएगा उसमें भी यही बोलेगा और सी के खिलाफ जो सूट लाएगा उसमें भी यही बोलेगा, और सेम एक्ट है और सेम ट्रांजैक्शन है, तो फिर सेपरेट सूट लाने से बचना चाहिए ना, है ना।
तो एक ही सूट में दोनों को डिफेंडेंट बना के क्या करेगा, सूट फाइल कर सकता है। तो यही ऑर्डर 1 रूल 3 कहता है और कुछ नहीं। ठीक है, तो ऑर्डर 1 रूल 3 और ऑर्डर 1 रूल 1। कल हम लोग ऑर्डर 1 रूल 2 की बात करेंगे। थैंक यू सो मच।